आप इन प्रश्नों को देखिए। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2025 में आए हुए ये प्रश्न है बिब्लियोग्राफी से। आइए हम विस्तार से समझते हैं। पहला प्रश्न है 53 नंबर का। ये मार्क टैग से आया है जिसमें पूछा गया टाइटल के टैग नंबर क्या है। फिर आप ये तीसरा प्रश्न देखिए। ये तीसरा पूछा है ISBDG का पब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद ये वाला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है कि एडिटर और ट्रांसलेटर का यूज़ किस में नहीं किया जाता है। तो इन्हीं प्रश्नों को हम ध्यान से और अच्छे से देखिए। बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड हम क्यों बनाया गया था, तो ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन और कैटलॉगिंग मेटाडेटा मैनेजमेंट रिसोर्स शेयरिंग के लिए बनाया गया था। ISBD की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन इसकी फुल फॉर्म है और इसको मेंटेन किया जाता है IFLA के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन इसमें बाद में जोड़ा गया था। इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। 1969 में इंटरनेशनल मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी कोपनहेगन में, जहाँ पर इन्होंने इसकी प्रस्तावना को रखा गया था। 1971 में ISBD यानी मोनोग्राफ्स के लिए ISBD बनाया गया था। पहले तो हम ये जान लेते हैं ISBD को बनाया किस लिए गया था। तो हमने जैसे पहले पढ़ा कि बिब्लियोग्राफिक डाटा को सिक्योर करने के लिए बनाया गया था, जो डिजिटली प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ई-बुक्स, थिसोरस, इन सब को शेयर और स्टोर करने के लिए बनाया गया था। वहीं पे हम देखते हैं 2011 में कंसोलिडेटेड ISBD को प्रकाशित किया गया था। फिर कुछ उद्देश्य जान लेते हैं। बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड जो एक रूपता लाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको आदान प्रदान के लिए यूज़ किया जाता है। कैटलॉगिंग को मानकीकृत करने के लिए, क्योंकि कैटलॉगिंग क्या है, कैटलॉगिंग वर्गीकरण है ना, तो उसी को ध्यान में रख करके वर्गीकरण के लिए ही यूज़ किया जाता है ISBD को। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल को बढ़ावा देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ISBD के 8 क्षेत्र होते हैं जिसको एरिया बोलते हैं। एरिया 0 से लेकर के 7 तक। तो 1 बाय 1 करके हम इसको देख लेते हैं। एरिया 1 में आता है टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एरिया 2 में एडिशन आता है। एरिया 3 में मटेरियल एंड स्पेसिफिक डाटा आता है, डिटेल्स आते हैं, सॉरी। एरिया 4 में आता है पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नाम। एरिया 5 में आता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन और एरिया 6 में आता है सीरीज। एरिया 7 में आता है नोट्स और एरिया 8 में आता है आइडेंटिफायर एंड टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं ISBD का महत्व क्या है। तो इसको पहले तो हम देखते हैं ACR2 तथा RDA में ISBD का पंक्चुएशन जो है देखा जाता है। ACR जो हमारे प्रिंट डाटा है उसको सिक्योर करता है, जैसे बुक्स हो गई हैं और जितना भी हमारे पास बुक्स हैं उन सबको हम रखते हैं, उसके लिए ACR यूज़ किया जाता था। ACR की जगह पर हमने पूरी तरीके से बदल के RDA को लॉन्च किया 2010 में, और ACR और RDA को ही ध्यान में रख करके हमने ISBD को बनाया है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ISBD की तर्ज पे RDA की स्थापना भी हुई थी। ये इंटरलिंक है बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड की प्रस्तुति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक। तो पहले देखिए बिब्लियोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय मानक है 2709 जो 1981 में इसको परिभाषित किया था। ISO का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका परिचय, तो ये मशीन रीडेबल एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप सोना खरीदते तो हॉलमार्क देखते हैं, इसी तरीके से जब हम डाटा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो ISO देखा जाता है। इसका इतिहास देख लेते हैं। इतिहास है 1973 में पहला संस्करण आया था और 1981 में प्रमुख संशोधित संस्करण आया था।
फिर मार्क फॉर्मेट में इसकी तकनीकी संरचना जो ISBD है उस पर बनाई गई। उद्देश्य है इसके विभिन्न पुस्तकालय प्रणालियों के बीच बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड को आदान प्रदान करना। फिर देखते हैं रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या है। रीडर के लिए कैरेक्टर का फिक्स्ड लेंथ होना चाहिए, रिकॉर्ड लेंथ, रिकॉर्ड स्टेटस और टाइप ऑफ रिकॉर्ड। देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर के 24 कैरेक्टर्स होते हैं जो फिक्स्ड लेंथ और फील्ड के होते हैं, जिसमें रीडर सबसे पहले आता है। तो रीडर क्या कहता है, रीडर के लिए रिकॉर्ड लेंथ, रिकॉर्ड स्टेटस और टाइप ऑफ रिकॉर्ड देखते हैं। डायरेक्टरी में हम देखते हैं डायरेक्टरी फील्ड क्या करती है, प्रत्येक टैग लेंथ और स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में हमें पता चलता है। वेरिएबल फील्ड क्या करती है, वास्तविक जो बिब्लियोग्राफी डाटा है ना उसके बारे में हमें बताते हैं, जैसे ऑथर, टाइटल, पब्लिशर। फिर आता है रिकॉर्ड टर्मिनेटर क्या करता है, रिकॉर्ड टर्मिनेटर के अंतर्गत आता है रिकॉर्ड का अंत दर्शाता है कि किस तरीके से रिकॉर्ड का अंत हुआ। वहीं पे महत्वपूर्ण हम देख लेते हैं मार्क 21, यूनिमार्क आदि इसी संरचना पर आधारित है। किस पर, ISBD पर, जिसको बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और फिर हम देखते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। मार्क क्या है, तो मशीन रीडेबल कैटलॉग। ये प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। ये है कैटलॉगिंग रिकॉर्ड को कंप्यूटर पर रीडेबल बनाने के लिए, रीडेबल फॉर्मेट में संग्रहित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका इतिहास देख लेते हैं। 1965 में हेनरी टी एवरेम ने मार्क प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और 1968 में मार्क द्वितीय, जिसको बोलते हैं सेकंड, विकसित हुआ था। और फिर बाद में मार्क 21 आया था, जिसको हमने 3-4 मार्क को मिला करके बनाया था। कैनेडियन मार्क, US मार्क को मिला करके हमने इसको बनाया था। फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इसमें, हमें इन व्यक्ति का नाम याद रखना है ताकि पेपर में आ जाए तो हम इसको कर सकें। हेनरी टी एवरेम, इन्हें फादर ऑफ मार्क कहा जाता है, आप मदर ऑफ मार्क भी कह सकते हैं। फिर रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, रीडर लेंथ होती है 24 कैरेक्टर सेम। फिर ये वाला जो है ना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं टैग से। टैग पर्पस क्या है, इसको मिलान करने के लिए आ जाता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। 001 कंट्रोल नंबर, 003 कंट्रोल नंबर आइडेंटिफायर, 005 डेट एंड टाइम, 008 फिक्स डाटा एलिमेंट्स। ये टैग नंबर आ जाते हैं। ये है डाटा फील्ड। डाटा फील्ड से भी पूछा गया है प्रश्न, मैंने आपको दिखाया है, वहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों। डाटा फील्ड से 25 का पूछा है। 245 टाइटल के लिए यूज़ किया जाता है और 250 एडिशन के लिए ये दिया हुआ है दोस्तों। ये वाले टैग याद कर लीजिएगा, ठीक है। सीरीज़ का है 490। फिर जो एडिशनल ऑथर होता है उसके लिए हम 700 यूज़ करते हैं और ऑथर के लिए हम 100 यूज़ करते हैं। मार्क इंडिकेटर में हमारा आता है, प्रत्येक डाटा फील्ड में 2 इंडिकेटर होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना क्या कहते हैं, $, और A, तो जो डॉलर है ये क्या है, ये इंडिकेटर है, इसी को इंडिकेटर बोला जाता है। फर्स्ट इंडिकेटर है 0 और सेकंड इंडिकेटर है दोस्तों। इसमें जो टाइटल के नंबर दे रखा है आपका 245, ये टाइटल के नंबर है। 10 फर्स्ट इंडिकेटर और सेकंड इंडिकेटर, साथ में $, है, लाइब्रेरी साइंस दे रखा है। इस तरीके से ये एग्जाम्पल है, इस तरीके से मार्क में एंट्री होती है। सब फील्ड में आता है आपका $, और फिर उदाहरण में ये दे रखा है आपको 245 आपका आ गया टाइटल का, फर्स्ट इंडिकेटर में 1 आ गया, सेकंड इंडिकेटर में 0 आ गया, सब टाइटल में $, आ गया, A आ गया, लाइब्रेरी साइंस $, B थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मार्क के प्रकार होते हैं, वर्तमान में मार्क 21 चल रहा है, उपयोग में लाया जाता है। इसको ये बना कैसे था, तो UK मार्क, जिसको यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है, कैन मार्क यानी कनाडा के मार्क, कैनेडियन मार्क, और AUS मार्क यानी ऑस्ट्रेलिया मार्क, और यूनिमार्क जो FLA के द्वारा वो किया जाता है। इसको मिला करके बनाया गया था। इसको यूनिमार्क विकसित हुआ था 1977 में FLA के द्वारा। उद्देश्य था विभिन्न मार्क फॉर्मेट के बीच जो डाटा है उसको एक्सचेंज करना। अब यहाँ पे समस्या क्या थी कि हर एक कंट्री के पास अलग अलग मार्क कोड था, जिससे डाटा को ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम होती थी। तो इसी का समाधान करके एक कॉमन फॉर्मेट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं मार्क 21। इंटरनेशनल
कंपेटेबिलिटी को ध्यान में रखकर रिकॉर्ड कन्वर्सेशन डाटा शेयरिंग को ध्यान में रखा गया था। यूनेस्को CCF यानी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। इसका विकास हुआ था 1984 में। उद्देश्य था बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड का आदान प्रदान। तो जो वहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी अगली वीडियो में। आप उस प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो इसकी विशेषता ISO 2709 पर आधारित है। लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए उपयोगी है। यूनेस्को द्वारा विकसित देशों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों। फिर हमारा आता है डब्लिन कोर से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका इतिहास हम देख लेते हैं। 1995 में डब्लिन कोर को बनाया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो ओयो US में विकसित हुआ। उद्देश्य है इंटरनेट रिसोर्स के लिए मेटा डाटा स्टैंडर्ड को तैयार करना। कोर एलिमेंट है टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, कंट्रीब्यूटर, डेट, टाइप, फॉर्मेट, आइडेंटिफायर, सोर्स, लैंग्वेज, रिलेशन, कवरेज, राइट्स, इन सब का जो है यूज़ किया जाता है। और ये उपयोग में आता है डिजिटल लाइब्रेरीज और इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, वेबसाइट्स, OAI/PMH का यूज़ किया जाता है। फिर हम आते हैं MODs विकास करता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। उद्देश्य है मार्क की जटिलता को कम करना। डब्लिन कोर में अधिक इसका विवरण यानी कि ज़्यादा आदान प्रदान के लिए यूज़ किया जाता है। विशेषता है ये किस पर आधारित है, तो लैंग्वेज भी पूछ जा सकते हैं। जैसे ये है XML लैंग्वेज पर आधारित है। डिजिटल लाइब्रेरीज में यूज़ होता है। मार्क को सरल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मैथ्स का यूज़ पूछ सकते हैं। MEATS का तो डिजिटल ऑब्जेक्ट मेटा डेटा पैकिंग के लिए यूज़ होता है। उपयोग डिजिटल प्रिजर्वेशन, डिजिटल रिपोजिटरीज, इंस्टीट्यूशनल आर्काइव्स के लिए यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड के बीच संबंध, ये जो कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो ISBD जो है ACR 2 और RDA पर आधारित है। मार्क 21 फिर आया था। इसके बाद ISO को स्ट्रक्चर किया गया है। फिर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में इन सब का यूज़ किया जाता है। तो समझने के लिए हम देखते हैं ISBD बताता है कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है। ACR और RD हमें कैटलॉगिंग रूल्स देते हैं। मार्क 21 बताता है कि कंप्यूटर में डेटा कैसे दर्ज किया जाता है। और ISO 2709 मार्क रिकॉर्ड की तकनीकी संरचना देता है। और यूनिमार्क/CCF डाटा एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है। डब्लिन कोर जो है हमारा, जिसको हम मोड्स डिजिटल लाइब्रेरी मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स है। अब कुछ नेट GRF के लिए मैथपुट क्वेश्चन हैं, तो आप ये डेट याद कर लीजिएगा। अगर मैं ज़्यादा इसको बोल के समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप छोटी वीडियो में ही इसको कवर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। आपको ये समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं यदि एक व्यक्ति ने भी कमेंट किया तो मैं डेली आपके लिए वीडियो लिखूँगी और पूरा पेपर सॉल्व करूँगी। थैंक यू।